हेलो गाइस, वेलकम टू साई इंग्लिश ट्यूट। मैं हूं आपका मनोज सर। आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टेंस पढ़ा, टेंस के पार्ट्स पढ़े। अब हम उन्हीं पार्ट्स में से एक एक करके सभी टेंसेस को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडिकेशन यानी पहचान। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः ता है, ती है, ते हैं, ओ, ना, दो आदि शब्द आते हैं। जैसे कि वह बाजार जाता है, मैं आपको जानता हूं, वो वहां रहती है, वे तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, अंदर आओ, आना, मुझे जाने दो आदि। इनकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, डू और डस। डस सिंगुलर के साथ यूज होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, डस और डू। डस सिंगुलर के साथ यूज होता है, डू प्लूरल के साथ यूज होता है। सिंगुलर में सिंगल नाउन आते हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं, यानी जो सिंगल है वो सिंगुलर है। जैसे कि ही, शी, नेम, इट। डू प्लूरल के साथ यूज होता है, इसमें आई, यू, दे, वी और नेम्स आते हैं। नोट, do does is generally used in negative or interrogative sentences, not in affirmative। do या does का यूज सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, सामान्यतः अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं होता। do का प्रयोग जैसा कि हम नोट, do या does is generally used in negative and interrogative sentences, not in affirmative। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, डू या डस का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, सामान्यतः अफर्मेटिव केस में नहीं होता। लेकिन एम्फेसिस केस में हम डू या डस का प्रयोग अफर्मेटिव केस में कर लेते हैं, वो हम आगे एडवांस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस का वर्ब के लास्ट में जुड़ना। यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते हैं, लेकिन उसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या ईएस या आईईएस जोड़ते हैं, और यही वर्ब की ग्रामर की भाषा में फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। यहाँ एक चीज याद कर रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल के साथ, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग सिंगुलर के साथ। ठीक इसी प्रकार ऊपर देखिए हेल्पिंग वर्ब में डस का प्रयोग सिंगुलर के साथ, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। ठीक यहां पर भी सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल के साथ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। अब बात आती है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें किसी वर्ब के लास्ट में एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है या आईईएस जोड़ना है। तो इसको हम आगे एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है और फिफ्थ फॉर्म का सिंगुलर के साथ। हाउ टू चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू फिफ्थ फॉर्म, यानी यहां हम सीखेंगे किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फिफ्थ फॉर्म बनाना। पहला केस है, इफ वर्ब्स एंड इन एक्स, ओ, एस या डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, देन वी एड es। यदि कोई वर्ब एक्स, ओ, एस
या डबल एस, सी एच, एस एच अथवा जेड जैसे लेटर से अंत होती है या उसका अंतिम वर्ड या अंतिम लेटर इनमें से कोई एक होता है, तो उस वर्ब को V5 बनाते समय उस वर्ब के लास्ट में ES जोड़ देते हैं। देखिए एग्जांपल्स और चीज समझ में आएगा। मिक्स, मिक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके फिफ्थ फॉर्म बनाते समय इसके लास्ट में हम ES जोड़ेंगे ना कि S, क्योंकि अगर किसी वर्ब के लास्ट में X दिया है, जैसे मिक्स में दिया हुआ है तो इसमें X दिया है इसीलिए मैंने ES जोड़ा है। यदि किसी वर्ब के लास्ट में O होगा, जैसे गो में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ ES जोड़ा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। डू, डू एक मेन वर्ब है और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जो हम प्रेजेंट वर्ब पढ़ रहे हैं, अभी ऊपर पढ़ाई था हमने। यहाँ डू का मतलब करना से है, ये एक मेन वर्ब है क्योंकि इसके लास्ट में ओ दिया हुआ है, और यहाँ मैंने बताया कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ आएगा तो उसको V5 बनाते समय हम इसमें ES जोड़ देंगे। डू के लास्ट में ओ आया है इसलिए मैंने ES जोड़ के इसे डज बना दिया। तो ये हमारी हो गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कुछ नहीं बल्कि किसी वर्ब के लास्ट में S या ES या IS जोड़ने को कहते हैं। चलिए और एग्जांपल पढ़ते हैं। गैस, गैस में डबल एस आया हुआ है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि डबल एस होने पर भी ES जोड़ते हैं तो गैस एस हो गया। कैच, CH आया है और ऊपर भी हमारा CH है इसीलिए इसके लास्ट में ES जोड़ा गया है। वॉश, SH देखो यहाँ दिया हुआ है वर्ब के लास्ट में और यहाँ भी वर्ब के लास्ट में दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको V5 बनाते समय हम ES जोड़ेंगे। ऐसे वर्ज में Z दिया है और हमने ES जोड़ा है। यानी हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी लेटर आएगा तो उसे V5 बनाते समय अथवा वर्ब फिफ्थ बनाते समय उस वर्ब के लास्ट में ES जोड़ देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ES तभी जोड़ना है जब किसी वर्ब के लास्ट में ये शब्द दिए हों लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर हो। याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने की स्थिति में ही हम किसी वर्ब के साथ में S, ES या IA जोड़ते हैं अथवा वर्ब फिफ्थ बनाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, हम उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ना ही हम S, ES या IS के बारे में सोचेंगे। इसको आगे एग्जाम्पल में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से 1 by 1 करके समझाया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बट एब्सेंट ऑफ दिस, यहाँ मेरे कहने का मतलब है अगर ये वर्ड नहीं आए हुए हैं, ये लेटर नहीं आए हुए हैं, बट एब्सेंस ऑफ दिस वी एड ओनली एस, यानी अगर ये ऊपर दिए हुए लेटर्स यानी मैंने बताया X, O, S या SH, CH, Z आए हैं तो हम ES जोड़ेंगे और इनके ना आने पर उस वर्ब के साथ में S जोड़ेंगे और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। एक बार फिर पढ़ते हैं। बट एब्सेंस ऑफ दिस वर्ड वी एड ओनली S एट द एंडिंग ऑफ द वर्ड्स, रिमेंबर सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर। देखो मैंने पहले ही बता चुका था, ये मैंने दोबारा लिख दिया है। S या ES या IA जोड़ने की शर्त केवल एक ही बात पर होती है कि आपका सब्जेक्ट या दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें S, ES, IS के आने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ दिया भी है, आप देख सकते हैं, मैं इन्हें कलर कर रहा हूँ कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आने की शर्त है सब्जेक्ट का सिंगुलर होना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आने का शर्त है सब्जेक्ट का प्लूरल होना। ये समझिए, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, अर्थात हमें S, ES या IS का ध्यान रखना होगा। चलिए जैसे देखिए कम, कम में ये आया हुआ है जो इनमें से किसी में नहीं है इसलिए हमने इसमें S जोड़ दिया, हो गया कम्स। ऐसे ही देखेंगे वर्ब रन, इसमें कहीं भी N नहीं आया है तो हमने S जोड़ा, रन्स। टी, सिट में T लास्ट में आ रहा है, T इसमें नहीं आया है इसलिए हमने S जोड़ा, सिट्स। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि X, O, डबल S या S, CH, SH या Z आने पर लास्ट में
होने पर एस जोड़ते हैं और इन शब्दों के लास्ट में ना होने पर हम एस जोड़कर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। लेकिन याद फिर वही रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर ही होना चाहिए। अब पढ़ते हैं आई एस कहाँ लगाते हैं। नाउ इन केस ऑफ लेटर वाई, यानी अब लेटर वाई की बात कर रहे हैं, लेटर वाई, ए वर्ब फिनिशिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर कोई वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट के बाद वाई दिया हुआ है, वी एड आई एस रिमूविंग वाई, तो हम उस वाई को जो लास्ट में आया हुआ है उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं ट्राई में वाई एक लेटर हमारा, उससे ठीक पहले आर दिया है जो एक कॉन्सोनेंट है। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई दिया उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो हम उस वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई एस लिख देंगे। और यदि वॉवेल दिया है, लिखा है वर्ड वॉवेल प्लस वाई, यदि लेटर वाई से पहले कोई वॉवेल दिया है तो वी एड ओनली एस, तो हम केवल एस जोड़ देंगे वाई के साथ, वाई को हटाएंगे नहीं। वाई को हटाने की शर्त केवल एक ही है कि वाई से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाएंगे, उसके स्थान पर हम आई एस लिख देंगे। और यदि वाई से पहले एक वॉवेल है तो हम उस वाई के साथ एस जोड़ देंगे और इस प्रकार हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना लेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ट्राई और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ट्राइस, तो यहाँ वाई दिया था उससे पहले आर दिया था, जो कॉन्सोनेंट है इसलिए मैंने वाई हटाकर आई एस जोड़ दिया, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ कॉन्सोनेंट प्लस वाई का केस है। सप्लाई में भी वाई से पहले एल दिया है जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने वाई को हटाया और आई एस लिख दिया। यहाँ भी मैंने केस लिखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी मैंने एक केस बता दिया कि यहाँ कॉन्सोनेंट प्लस वाई का केस है, इसलिए मैंने वाई हटाकर आई एस जोड़ दिया। नीचे देखेंगे प्ले, ये भी एक वर्ब है और वाई से पहले ए दिया है जो एक वॉवेल है, यहाँ दिया हुआ है वॉवेल है, इसीलिए हम वाई को हटाएंगे नहीं बल्कि वाई के साथ ही एस जोड़ देंगे। तो मैं लिखा भी है वॉवेल प्लस वाई। ऐसे स्टे में दिया हुआ है, एस टी ए वाई में वाई है, वाई से पहले ए है जो एक वॉवेल है, इसीलिए मैंने वाई को हटाया नहीं बल्कि वाई के साथ एस जोड़ दिया। यहाँ भी कौन सा केस है, वॉवेल प्लस वाई। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि एस, ई एस और आई एस कैसे जोड़ते हैं। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की प्रैक्टिस करना सीखेंगे। देखिए जैसा कि मैंने यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपको बता चुका हूँ कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने टेंस और सेंटेंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सेंटेंस की 3 वीडियो बनाई हुई है कि मैंने उसमें बहुत ही बेहतर और सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 स्ट्रक्चर सेंटेंस सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, उनके देखने के बाद आपको इन स्ट्रक्चरों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि ये सब्जेक्ट V1 V2 ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम क्यों आ रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं अफर्मेटिव। सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आना चाहिए, ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। देखिए ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसमें आप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव केस। देखिए अफर्मेटिव केस इसलिए मैंने यहाँ डू डज का प्रयोग नहीं किया हुआ है। मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि डू डज का प्रयोग निगेटिव और इंटरोगेटिव में ही करते हैं। इसको मैंने आगे भी पढ़ाया हुआ है जब हम निगेटिव और इंटरोगेटिव केस पढ़ेंगे। चलिए अफर्मेटिव केस में पहला एग्जांपल है हमारा, विनोद रोज कॉलेज जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, विनोद है। विनोद एक सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम समझ गए कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का केस है। इसमें निश्चित ही वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस जोड़ना होगा और ये निर्भर करेगा कि वर्ब किस फॉर्म में है, अर्थात वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है। अगर वर्ब के लास्ट में एक्स, ओ, सी एच, एस एस, जेड या डबल एस आ रहा है तो ई एस जोड़ेंगे और ना होने पर हम एस जोड़ते हैं। चलिए तो विनोद रोज कॉलेज जाता है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। हमारा सब्जेक्ट हो गया विनोद और वर्ब चाहिए। मैं बता चुका हूं कि वर्ब हिंदी के लास्ट में हमेशा लास्ट में मिलती है। तो जाता हमारे क्या हो गया, जाता मेन वर्ब हो गया और जाना कहते हैं गो। तो गो हमने देखा कि लास्ट में गो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है,
यानी इसके साथ में वर्ब की es जोड़नी है, यानी ये वर्ब की फिर फॉर्म लगानी है। और गो लास्ट में आया है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि गो आने पर किसी वर्ब के लास्ट में अगर गो आ रहा है तो उसे V5 बनाते समय हम उसमें es जोड़ते हैं। इस प्रकार से हमारा हो गया विनोद गोज टू कॉलेज डेली। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि विनोद सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ गोज लगाया है। नेक्स्ट केस में देखते हैं, हर्षिता रोज अंग्रेजी का अध्ययन करती है। यहाँ हर्षिता कौन है? सब्जेक्ट है और कितनी है? सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए मैं समझ गया कि मुझे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। वर्ब कहाँ मिलेगी? लास्ट में। अध्ययन करती है, अध्ययन करना कहते हैं स्टडी। अब हम देखेंगे कि स्टडी की स्पेलिंग क्या होती है। देखिए स्टडी की स्पेलिंग होती है STUDY। तो हम देख सकते हैं यहाँ Y आया है ऊपर वाले केस की तरह, और Y से पहले एक कॉन्सोनेंट आया है, यानी यहाँ पर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते समय Y को हटाकर उसके स्थान पर IES लिखेंगे और ये हमारा V5 बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया है यहाँ, देखो यहाँ पर मैंने IES पहले लिख के दे दिया है। अगर इसकी हम फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो इस प्रकार से होगा स्टडी। यहाँ पर ये गलत है क्योंकि हर्षिता सिंगुलर है, तो इसे V5 बनाते समय हम इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखेंगे। तो हम ये Y को हटा रहे हैं और Y के स्थान पर रखेंगे IES। तो इस प्रकार से बन गया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया, हर्षिता स्टडीज इंग्लिश डेली। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है, फिर वर्ब रखा है, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। यहाँ मैं इन सबको नहीं बताऊंगा कि किसके बाद मैंने क्या रखा है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ हमारा केवल एक ही चीज पर फोकस होगा, वो होगा वर्ब और सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद और हर्षिता, आप देख सकते हैं यहाँ विनोद और हर्षिता दो लोग हो चुके हैं। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, सिंगल मतलब सिंगुलर होता है, और सिंगल के बाद अगर इसमें एक व्यक्ति या एक नाउन और जोड़ दिया जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिंगुलर है, उसके साथ कोई बच्चा जा रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है, उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी क्रिया कर रहा है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो या महिला हो पुरुष हो, अगर वो एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल कहलाएंगे। तो इस प्रकार से विनोद और हर्षिता दो लोग हो गए हैं और ये हमारे प्लूरल हो गए हैं। और जब प्लूरल हो गए हैं तो हम समझ गए कि हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का ध्यान नहीं रखना है, हमें एस, ES, IS से कोई मतलब नहीं है। अब हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही ध्यान रखेंगे। यदि एग्जाम्पल में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी है तो हमारे लिए सेगमेंट एरर या ग्रामेटिकल मिस्टेक कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने जान गए कि विनोद और हर्षिता दो लोग हो गए, प्लूरल हो गए, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने टेक्स्ट में दिया है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, तो हमारे सब्जेक्ट विनोद और हर्षिता हो गया, तो हमने लिख दिया यहाँ विनोद और हर्षिता। अब क्रिया क्या कर रहे हैं, ये स्कूल जाते हैं, अर्थात एक क्रिया जाने की कर रहे हैं। तो गो हमारी मेन वर्ब हो गई और गो की हमने फर्स्ट फॉर्म गो लिख दिया, जहाँ जाते हैं वहाँ टू लगा दिया और गो ऑलवेज और डेली हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ES नहीं लगाया है, अगर मैं यहाँ ES लगाऊंगा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। आई एम श्योर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में लगाया जाता है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर में लगाई जाती है। चलिए कुछ और एग्जांपल मैंने दी है जिससे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वे रोज कोशिश करते हैं, अर्थात वे प्लूरल है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कोशिश करना हमारी वर्ब है, तो दे ट्राई डेली। उनमें से एक कोशिश करता है, आप देखिए उनमें से एक, यानी वे बहुत हैं लेकिन क्रिया हमारा एक का रहता है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, भले ही 10 लोग हो, 15 लोग हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कोई भी हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्रिया कौन कर रहा है, और जो क्रिया करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर मैं कहूँ कि राजू, मुकेश, संतोष में से एक व्यक्ति क्रिया कर रहा है, अर्थात राजू, मुकेश, संतोष भले ही 3 हैं, क्रिया एक कर रहा है, हमारा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाई जाएगी। ठीक यहाँ भी वही केस है कि उनमें से एक कोशिश करता है, अर्थात उनमें से एक क्रिया करता है, यानी वही हमारा सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है एक, और एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वही केस वापस आ गया कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात आएगी तो हम एस, ES या IS का ध्यान जरूर रखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक कोशिश करता है। कोशिश करना को कहते हैं ट्राई, और ट्राई की वर्ब होती है स्पेलिंग TRY। हमें देख सकते हैं, देखो ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया है
TRY, तो Y से पहले R दिया है जो एक कॉन्सोनेंट, और जब कॉन्सोनेंट आता है तो Y को उठाकर IS लिख दिया जाता है, जो मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से हमने I, ES, ES और S को अच्छी तरह से समझ लिया कब लगाते हैं, और ये भी समझ गए कि इन्हें सिंगुलर केस में यूज करते हैं। यानी अफर्मेटिव अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज पर, जिसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव केसेस। देखिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव केस में डू डज का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के पर ध्यान रखते हैं, वहां डू डज का यूज नहीं होता, क्योंकि डू डज का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब हम आ गए हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव केस में, तो हम यहाँ ध्यान देंगे केवल डू या डज पर। और एक और बात, इस स्थिति में चाहे वो अफर्मेटिव सब्जेक्ट हो, सॉरी क्षमा करना, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हर स्थिति में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। मैं फिर क्लियर कर दूं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव केस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, जैसे मैं लिख दिया है यहाँ, देखो स्ट्रक्चर में देख सकते हो, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है, यहाँ ऊपर वाले केस में ही हमें एस एस का ध्यान रखना था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ड डू एंड डज। अब डू एंड डज को यूज कब करना है, तो डू एंड डज यूज इन द केस ऑफ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी डू एंड डज का जो केस होता है उसमें जो हेल्प एंड डज लगाई जाती है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में ही यूज होती है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आता है, और इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। मैं फिर यही बात कहूंगा, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव में बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां मैंने आपको सेंटेंस के 3 पार्ट बनाए हुए हैं और मैंने बहुत डिटेल में वहां दिया हुआ है। मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें देख लीजिए और फिर आप यहाँ पर वापस आ जाइए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है और ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं और कैसे सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में बदला जाता है। यहाँ हम अपने केवल मतलब की बात करेंगे कि डू एंड डज का प्रयोग हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही करते हैं। कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डू का प्रयोग केवल प्लूरल में करना है। प्लूरल होता है आई, यू, दे, वी और नेम्स, मैंने लिख भी दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज का प्रयोग यूज करते हैं सिंगुलर में, जैसे ही, शी, नेम, इट, यानी सिंगल। इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब आते हैं नेगेटिव। पहले हम नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद डू नॉट, डज नॉट। आप इसे डोंट भी बोल सकते हैं, डज नॉट को डजंट भी कह सकते हो। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे। अगर आप ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर सिंगुलर प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैंने ऊपर लिख दिया है। सिंगुलर में आता है ही, सी, नेम, इट और प्लूरल में आता है आई, यू, दे, वी। एग्जाम्पल को लेकर और अच्छी तरह समझते हैं। विनोद रोज कॉलेज नहीं जाता, यहाँ पर नहीं वर्ड आ गया है, समझ गए सेंटेंस नेगेटिव है। विनोद एक है, तो हम यहाँ भी समझ गए कि विनोद सिंगुलर है, तो इसके साथ डज नॉट आएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है, एस एस का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि डू एंड डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो विनोद हमारा सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। विनोद सिंगुलर और सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में विनोद हमारा सिंगुलर है, विनोदी हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सिंगुलर और सब्जेक्ट के हिसाब से डज नॉट रख दिया। और फिर मैंने रख दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू कॉलेज डेली। हर्षिता रोज अंग्रेजी का अध्ययन नहीं करती है, तो यहाँ हर्षिता सिंगुलर है, तो हर्षिता डज नॉट स्टडी इंग्लिश डेली। देखो पिछले एग्जाम्पल में मैंने स्टडी को हटाकर स्टडीज किया था, क्योंकि अफर्मेटिव केस था। यहाँ हर्षिता सिंगुलर है और नेगेटिव केस है, डज आ गया, इसलिए हम इसमें एस आई एस का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। विनोद और हर्षिता, देखो दोनों यहाँ प्लूरल है, प्रतिदिन कॉलेज नहीं जाते, तो विनोद हर्षिता 2 हो गए, इसलिए मैंने यहाँ
अब डज की जगह डू नॉट यूज किया हुआ है, और गो टू कॉलेज डेली। वे रोज कोशिश नहीं करते हैं, वे प्लूरल है इसलिए दे डू नॉट ट्राई डेली। उनमें से एक, मैं पिछली बार बता चुका हूं कि उनमें से एक कोशिश नहीं करता, यानी उनमें से एक कोशिश नहीं करता है, यानी क्रिया एक नहीं करता है, तो हमारा सेंटेंस निगेटिव और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो हम समझ गए कि इसके साथ डज नॉट आएगा, तो वन ऑफ देम डज नॉट ट्राई। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव जिसमें डू डज पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले, और इसके हिंदी में क्या शब्द पहले आएगा। दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा हिंदी के, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्रिया करते हो, और उसकी जब इंग्लिश बनाई जाएगी तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश डू डज से पहले रख दी जाएगी। मैं आपको फिर यहाँ याद दिला दूं, ये मैं डिटेल में सेंटेंस में पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप दोबारा इसे देख सकते हैं। चलिए, सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि उसमें क्या शब्द पहले आता है। ध्यान रखिए, हिंदी के सेंटेंस में क्या शब्द पहले आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका आंसर जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव में दिया जाएगा। इस स्थिति में हम डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। ये निर्भर करेगा सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज कर लेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज करेंगे। क्या विनोद रोज कॉलेज जाता है? क्लियर हो गया, विनोद सिंगुलर इसलिए हमने डज यूज कर लिया था। डज विनोद गो टू कॉलेज डेली, क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव है। क्या हर्षिता रोज अंग्रेजी का अध्ययन करती है? तो हर्षिता सिंगुलर है तो डज हर्षिता स्टडी इंग्लिश डेली। क्या विनोद और हर्षिता दो लोग हो गए? इसलिए मैंने यहाँ डू लगा दिया क्योंकि प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। बता चुका हूँ सिंगल है तो वो सिंगुलर है, और पब्लिक है, पीपल है तो वो प्लूरल है। तो डू विनोद एंड हर्षिता गो टू कॉलेज डेली, क्वेश्चन मार्क। क्या उनमें से एक कोशिश करता है? बता चुका हूँ, उनमें से एक यानी क्रिया एक करता है इसलिए वो सिंगुलर हो गया। और क्या पहले आ रहा है? सिंगल इंट्रोगेटिव के हिसाब से हमने डज वन ऑफ देम ट्राई लिख दिया। हम डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड डू डज, सब्जेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम, क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं कि डू डज सब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव है उसी से डबल इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है, या ये समझिए कि डबल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ के क्वेश्चन वर्ड हटा दूं तो आप देख सकते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया, और अगर मैं क्वेश्चन वर्ड रख दिया तो डबल इंट्रोगेटिव बन गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। विनोद कब कॉलेज जाते? देखो कब बीच में आ रहा है तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, तो पहले कब की इंग्लिश आएगी, कब मतलब व्हेन की इंग्लिश आएगी, तो व्हेन। फिर हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन वर्ड रखने के बाद हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्प वर्ब डू या डज होता है जो निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा विनोद है जो सिंगुलर है, इसीलिए मैंने उससे पहले डज रख दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड डज और सब्जेक्ट हो गया, तो व्हेन डज विनोद गो टू कॉलेज डेली, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हर्षिता रोज अंग्रेजी का अध्ययन क्यों करती है? तो क्यों वर्ड आ गया, ये भी क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्यों की इंग्लिश आएगी। हर्षिता सिंगुलर है तो हम समझ गए कि डज आएगा, उसके बाद हर्षिता यानी सब्जेक्ट आएगा। तो इसे आसानी से बना सकते हैं कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डज और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हर्षिता। तो मैंने दिया हुआ है, तो वाई डज हर्षिता स्टडी इंग्लिश डेली। ध्यान रखना है डू डज जब भी आएगा तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देख सकते हैं विनोद के साथ डज आया तो मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, हर्षिता के साथ डज आया तो वर्ड की मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज की है। अब देखो विनोद हर्षिता कॉलेज कब जाते हैं, ये दो सब्जेक्ट हो गए हैं और सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, तो इसलिए मैं इसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा, लेकिन डू का ध्यान रखूंगा। और ये भी याद रखूंगा कि डबल इंट्रोगेटिव है तो मेरा क्वेश्चन वर्ड पहले आना है, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखूंगा, फिर उसके बाद डू रखूंगा, फिर अपना प्लूरल सब्जेक्ट रखूंगा, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म रख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है कि कब की इंग्लिश, व्हेन डू विनोद हर्षिता गो टू कॉलेज डेली। अब है आगे उनमें से एक। देखिए हम लोग कह रहे हैं उनमें से एक क्यों क्रिया नहीं करता। हाँ, मैं एक चीज और यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ अक्सर बच्चों का कहना होता है कि सर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बता दीजिए, तो बता देता हूँ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई बड़ी बात नहीं है, यही क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी नेगेटिव को, अगर आप किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, उसकी हेल्प वर्ब पहले रख देंगे तो वो हेल्प वर्ब पहले जाएगी, तो वो हेल्प वर्ब पहले जाने से वो इंट्रोगेटिव तो हो जाएगा, और नॉट पीछे होने की वजह से वो
निगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव, यानी दोनों मिलकर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। मैं भी थोड़ी सी समझाता हूँ, इसे देखिए आप। यहाँ लिखा हुआ कि उनमें से एक कोशिश क्यों नहीं करता, तो मैं यहाँ भी क्यों नहीं को हटा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ नहीं को हटा रहा हूँ, आप देख सकते हैं नहीं को हटा दिया। तो अब ये इंट्रोगेटिव तो हो गया, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्यों इसमें बीच में आया है। तो क्यों से हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, तो हमने क्यों के हिसाब से हमने वाई रख दिया, क्योंकि वन सिंगुलर इसलिए डैश रख दिया। तो वाई डज वन ऑफ देम नॉट ट्राई। तो इस प्रकार से हमारा ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसके हिंदी में नहीं लिख देता हूं, तो अब ये कैसा हो गया, अब ये निगेटिव और क्यों की वजह से इंट्रोगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से ये निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो गया है। अब इस स्थिति में कोई ज्यादा रूल फॉलो नहीं करना है, सेम रूल है, जहां नॉट होती है वही नॉट रहेगी, अर्थात मेन वर्ब से पहले नॉट होती है वही रहेगी, और जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आ जाएगा और हेल्प वर्ब पहले आ जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों चीज दी, उनमें से एक कोशिश क्यों नहीं करता था, क्यों के हिसाब से मुझे क्वेश्चन वर्ड रखना है तो मैंने क्वेश्चन वर्ड रख दिया। उनमें से एक कोशिश नहीं करता है तो एक सिंगुलर है तो मैंने डज रख दिया, वन ऑफ देम, और नॉट मैंने पीछे रहने दिया। मैं इसका एक एग्जांपल और समझा देता हूं। इस एग्जांपल को लेकर हम एग्जांपल को दोबारा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। इस केस को लेते हैं, यह हम इसे हटा देते हैं। विनोद रोज कॉलेज जाता है, ये अफर्मेटिव केस है, क्लियर। अब ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के रूल फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन मार्क को अभी हटा दीजिए। हम क्या लिखेंगे, विनोद सिंगुलर है, अफर्मेटिव केस है, समझ गए, वर्ब की सिर्फ फॉर्म का ध्यान रखना है। वर्ब क्या है, गो, क्योंकि इसमें ओ आ रहा है इसलिए हम ईएस लगाएंगे, जहां जाते हैं वहां टू कॉलेज और डेली, क्लियर हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसको नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव के लिए हम इसमें क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। विनोद रोज कॉलेज नहीं जाता, क्लियर हो गया। अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें डज नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, लिख दिया। जब डज नॉट आएगी यानी डू एंड डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हम इसमें से यस हटा देंगे और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्लियर हो गया। अब मुझे इसे इंट्रोगेटिव बनाना है, चाहे सिंगल ले लो डबल इंट्रोगेटिव, मैं सिंगल इंट्रोगेटिव बना रहा हूं। तो मैं इससे पहले क्या रखूंगा, तो मैं ये वाला केस वापस ले लेता हूं। मैं इसकी क्या को पहले ला रहा हूं, देखिए अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, और क्योंकि इसमें नहीं भी है तो ये नेगेटिव भी हो गया। इस स्थिति में सिंगल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो गया, यानी ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का केस हो गया। इस स्थिति में ये जो नॉट है वो वहीं रहने देंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि क्या पहले आया तो हेल्प वर्ब पहले आएगी, तो इस नॉट को यानी हम वहीं रहने देंगे, और इस डज को यहां से उठाकर हम आगे रख देंगे। इस प्रकार से ये हमारा इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और किसी भी इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव बना सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि हेल्प वर्ब पहले आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, नॉट हमारा मेन वर्ब से पहले रहेगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और जब दोनों एक साथ आएंगे यानी हेल्प वर्ब पहले आ जाएगी और नॉट भी रहेगा तो वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। आई एम श्योर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए पढ़ना तो हम पहले भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, आप इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका टीचर का बदल जाता है, बाकी सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, अपनी तरफ से कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता, बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब बात आती है कि एक्सप्लेन करने के बाद क्या हम पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है क्या पाना, क्योंकि अक्सर हमने नोटिस किया कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब पेपर सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व नहीं होते। क्योंकि मेन बात यह है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी हमें वास्तविक ज्ञान नहीं आएगा, किसी भी चीज के लिए लीजिए। क्रिकेटर भी जब प्रैक्टिस करता है तभी वो फील्ड में खेल पाता है। रजिस्टर में अगर वो अपने खुद खेले, रजिस्टर में कोई बॉल आई और ये छक्का लग गया तो ये मैदान में खेलने से बिल्कुल डिफरेंस होगा। एक्चुअल बात यह है कि प्रैक्टिकल करना और किताबी
ज्ञान लेना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। किताबी ज्ञान लेने के बाद प्रैक्टिकल करना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो और दूसरी बात, हम एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में हमें पढ़ाना तो है ही नहीं, हमें तो पेपर सॉल्व करना है। और जब पेपर सॉल्व करना है तो हमें पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल चाहिए। यही रीजन है कि मैंने यहाँ प्रैक्टिस भी कराया है। अब मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। मैंने पहले खुद आपके लिए सॉल्व किया है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं स्वयं खुद आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। याद रखिएगा, इस चैप्टर में मैं एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एडवांस नहीं पढ़ा है। एडवांस हम इसके अगले बेहतर चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक पार्ट ही पढ़े हैं। एसएससी, बैंक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेगमेंट एरर, फिल द ब्लैंक्स हाई लेवल पर आते हैं, पर वो हाई लेवल पहुंचने से पहले एक जीरो लेवल से तो बढ़ना होगा। तो यहाँ हम एक छोटे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करते करते हम एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए हुए ऑप्शन में से सबसे पहले हम राइट नहीं चुनेंगे, सबसे पहले हम रॉन्ग हटाएंगे। जब हमारे रॉन्ग हटते जाएंगे, हमारा राइट आंसर सही और बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। अक्सर हम एग्जाम में सीधे ही राइट आंसर लगा देते हैं, बाद में देखते हैं कि यार ये पॉइंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो तो ये पॉइंट होना चाहिए था। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले रॉन्ग ऑप्शन को हटाएंगे। सबसे पहले हम रॉन्ग आंसर हटाना सीखेंगे, उसके बाद हम करेक्ट आंसर पर आ। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अधिक बड़ी होने के कारण इसको 2 पार्ट्स में बनाया गया है। बेसिक आपने पढ़ और समझ लिया है। प्रैक्टिस, सॉल्यूशन और सेल्फ टेस्टिंग एवं टेस्ट पेपर के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो और टेस्ट पेपर का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।